नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। तैयार किए गए ड्राफ्ट को सीएम योगी ने मंजूरी भी दे दी है। ड्राफ्ट पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा बयान आया है। कुल 29 श्रेणियों के लिए अलग अलग फॉर्मूले तैयार किए गए हैं। 10वीं के लिए 9वीं कक्षा के 50% अंक जोड़े जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के भी 50% अंक जुड़ेंगे और संतुष्ट छात्रों के पास परीक्षा का विकल्प भी होगा। इस साल नहीं जारी होगी कोई भी मेरिट लिस्ट। इसी फॉर्मूले के हिसाब से जुलाई में जारी होगी मार्कशीट। 24 जून को सभी कुलपतियों के साथ होगी बैठक। एडमिशन को लेकर दिशा निर्देश सरकार जारी करेगी। तो 12th के एग्जाम्स को लेकर खबर से आई है, जहां 12th के रिजल्ट्स को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे थे अब उन पर विराम लग गया है, क्योंकि 12th के जो रिजल्ट्स हैं उनको 10th के, 11th के और 12th के प्री बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के आधार पर ही बनाया जाएगा। जो भी हितधारक थे उनसे प्रयत्न किया गया उनके विचार प्राप्त करने का, और एक ईमेल को हम लोगों ने प्रसारित किया। समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया। जो अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद हैं उनकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय विभिन्न विशेषज्ञों की, जिनमें बोर्ड के, माध्यमिक शिक्षा परिषद के, शासन के और एडेड, गवर्नमेंट और वित्त विहीन कॉलेजों के प्रधानाचार्य, ये तमाम लोग इसमें सदस्य के रूप में थे। व्यापक विचार विमर्श के बाद 3910 के आसपास सुझाव ईमेल पर विभिन्न वर्गों के द्वारा दिए गए। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, क्या जानकारी मिल रही है? 12th की जो परीक्षाएं हैं वो तो रद्द हो गई हैं, ऐसे में रिजल्ट्स को बनाने को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे कि आखिर किस आधार पर 12th का रिजल्ट बनाया जाएगा, तो इसको लेकर भी खबर आ गई है। विस्तार से जानकारी दें कि आखिर कैसे बनाया जाएगा 12th का रिजल्ट। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश बोर्ड है उसमें परीक्षाएं निर्धारित पहले ही निरस्त कर दी गई थी, क्योंकि पहले आईसीएसई ने की, फिर सीबीएसई ने की। उसके बाद कहीं ना कहीं कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश जो बोर्ड था उस पर भी दबाव था कि वो परीक्षाएं निरस्त की जाए। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार मांग कर रहा था कि वैक्सीनेशन कराया जाए, उसके बाद ही परीक्षा कराई जाए। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संज्ञान लिया। उसके बाद जो परीक्षाएं थी उत्तर प्रदेश जो 10वीं और 12वीं की, उनको रद्द कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें यह आ रही थी कि आखिर जो परीक्षा परिणाम है वो कैसे घोषित किया जाए, क्योंकि सीबीएसई की बात करें, आईसीएसई की बात करें, उनके पास पूरा डेटा रहता है, पिछले क्लास का पूरा डेटा रहता है। उसके अलावा जो प्री बोर्ड्स होते हैं उसका डेटा सुरक्षित रहता है, वाइवा होते हैं उसका डेटा सुरक्षित रहता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं डेटा रखा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश बोर्ड के पास ये चीजें नहीं थी। इनके बाद कहीं ना कहीं समस्या हो रही थी कि किस आधार पर जो छात्र हैं उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए। जिसके बाद एक जो परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बनाई और इसके उसमें एक ईमेल जारी किया गया, जिससे लोगों से सुझाव मांगे गए, आम लोगों से सुझाव मांगे गए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड अपना परिणाम घोषित करे। 3910 जो मेल आए, लोगों ने सुझाव दिए। उसके बाद ये सुनिश्चित हुआ, कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई। फिर आज उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हैं, जिनके पास माध्यमिक शिक्षा विभाग भी है, और अपर मुख्य सचिव हैं जो आराधना मिश्रा जो माध्यमिक शिक्षा की, उन्होंने मुख्यमंत्री सामने पूरा जो मसौदा तैयार हुआ था उसको रखा। मुख्यमंत्री ने आखिरी में उसकी हरी झंडी दे दी। मसौदा कुछ इस प्रकार जो फार्मूला निकला है उस प्रकार है कि जो 10वीं का एग्जाम होगा, 10वीं का एग्जाम जो रिजल्ट आएगा वो इस प्रकार होगा कि 9वीं का जो 50% होगा वो जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ 10वीं के जो प्री बोर्ड होंगे वो जो उनके अंक जोड़ेंगे। इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा वो घोषित किया जाएगा। इसके अलावा यही अगर 12वीं की बात करें, 12वीं में जो 50% हाई स्कूल के जो अंक रहेंगे वो जोड़े जाएंगे। अश्विनी, एक सवाल ये भी है कि ऐसे बच्चे जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं रहेंगे फिर उनका क्या होगा? क्या कोई विकल्प है उनके लिए? बिल्कुल उनके लिए विकल्प छोड़ा गया है कि उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि हालात सुधरते ही उनको जो इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उनको मौका दिया जाए कि वो एग्जाम दे सकें और अपना रिजल्ट जो दोबारा से उनका जारी किया जाएगा। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। तो लखनऊ से खबर, जहां पीएनबी बैंक में भीषण आग लग गई है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां, पीएनबी बैंक के अंदर तक पहुंची आग। हलवासिया चौराहे पर मौजूद है बैंक। हजरतगंज थाना क्षेत्र में यह आग लगी है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं वो बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जहां आग लगी है और इसे दरवाजे को किसी तरह तोड़ा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द अंदर तक पहुंचे और आग को बुझाया जा सके। दमकल विभाग की कई सारी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां आग लगी है बैंक में, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बैंक अधिकारी का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुना दें। जहाँ तक कारणों की बात है, कारणों का तत्कालिक तौर पे, फौरी तौर पे कुछ बता पाना अभी मुश्किल सा होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है क्योंकि बैंक बंद था, शॉर्ट सर्किट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, आग को इस समय ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया गया है और अगले 15 से 20 मिनट में इसको पूरी तरह से बुझा लिया जाएगा। आग जो है फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे एक कोने में कुछ केबिन्स हैं, ऐसा लगता है उस केबिन से आग जनरेट हुई है या वहाँ से शुरू हुई है और जगह। राजधानी लखनऊ में हजरतगंज स्थित पीएनबी बैंक में आग लग गई है। हालांकि आग का कारण अभी तक नहीं पता चल पा रहा है क्या है, लेकिन आपको दिखा दे तस्वीरें किस तरह से जो बैंक है उसके अंदर आग लगी है। बड़ा जो दमकल की कम से कम दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, सैकड़ों जो दमकल कर्मी यहाँ लगाए गए हैं। इसके बावजूद भी लमसम 40 मिनट हो गया है, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। इस समय देखिए जो दमकल कर्मी हैं वो अंदर जा रहे हैं, लगातार अंदर जाकर के आग बुझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से लगभग 40 मिनट हो चुका है, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, जिससे लगातार जो दमकल की गाड़ियां हैं उनको बढ़ाया जा रहा है, जो दमकल कर्मी हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा आपको दिखा दें, इसके ठीक ऊपर भी लोग रहते हैं, ऑफिस हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, अगर आग और भयावह होती है तो जो लोग ऊपर हैं या जो लोग ऊपर रहते हैं उनका क्या होगा। निश्चित तौर पर पुलिस, स्थानीय पुलिस भी यहाँ मौके पर मौजूद है और बात करें अगर तो जो दमकल कर्मी हैं वो मौजूद हैं। लगातार गाड़ियों का आना का सिलसिला जारी है। दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ पर दमकल की मौजूद हैं और लगातार आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ से न्यूज़ मीडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी समीर के साथ। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे आग लगी है, कितने का नुकसान हुआ है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। फिलहाल दमकल विभाग की कई सारी गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने का प्रयास भी लगातार जारी है। जैसे ही आसपास के लोगों ने इस बात की सूचना दी दमकल विभाग को, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फौरन तत्काल रूप से आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। और यहाँ पर आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि उन्होंने आग लगते कब देखा है, लेकिन फिलहाल आसपास की जो दुकानें हैं वो भी सुरक्षित हैं। तो पीएनबी बैंक में आग लगने का मामला, जहां मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को राहत बचाव करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि फौरन आग को बुझाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत बचाव के निर्देश दिए हैं। पीएनबी बैंक में आग लगने का मामला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को संज्ञान में लिया है और कहा है कि फौरन जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य शुरू हो जानी चाहिए। आग को बुझाने का काम भी जल्द खत्म होना चाहिए। तो वहीं गाजियाबाद कांड से जुड़ी खबर, जहां 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया उम्मेद, पुलिस ने मामले में उम्मेद पहलवान को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में सरकारी वकील और बचाव पक्ष के बीच बहस हुई। मारपीट के वीडियो को उम्मेद ने
गलत तरीके से पेश किया है। उम्मेद ने घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी। उम्मेद ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की भी कोशिश की। ये वकील की तरफ से कहा गया है कि उम्मेद ने गलत मंशा से वीडियो वायरल किया और यही वजह है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उम्मेद पहलवान है। अब 14 दिन लगातार पूछताछ की जाएगी कि आखिर इसकी क्या मंशा थी, आखिर क्यों वीडियो वायरल किया गया और गलत तरीके से वीडियो को वायरल क्यों किया गया। तो उम्मेद ने घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी। उम्मेद ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी। अब इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। मोहल्ले के 30-40 लोगों से झूठ बोला गया कि मेरे साथ ये घटना हुई, लेकिन धीरे धीरे जब पूछताछ आगे बढ़ी तो सच सामने आ गया और इन्होंने कबूल किया कि नहीं, ये सारी प्लानिंग के पीछे मैंने ही था और मेरे साथ एक और व्यक्ति थे जिन्होंने बैठ के इसको प्लान किया। जब ये मारपीट की घटना हो गई तो ये सब लोग जानते थे कि ये घटना क्यों हुई, किसके द्वारा की गई, किंतु जानबूझ करके ये सारे फैक्ट्स इसलिए छिपाए गए, फिर इस चीज़ को सेंसेशनलाइज करने का मौका हाथ से निकल जाता। तो इसलिए पूरी बात जानने के बावजूद इसके द्वारा ये घटनाक्रम बनाया गया, तहरीर लिखी गई और इसीलिए किसी वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क न करते हुए सीधे सोशल मीडिया के जरिए इस चीज़ को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश करी गई। इस व्यक्ति की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, उसने बताया, और उसके चलते ये इस पूरे घटनाक्रम से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इसके द्वारा एक कृत्य किया गया। हमारी बेसिकली ज़िरह इसमें ये थी, जो सेक्शंस पुलिस ने लगा के भेजे हैं, ये सेक्शंस हमारे खिलाफ बनते नहीं हैं। तो हमारे बेसिक आर्ग्यूमेंट्स ये था कि आप इन सेक्शंस में इनको जुडिशियल रिमांड नहीं दे सकते हो, पर कोर्ट ने हमारी बात को नहीं माना और उन सब सेक्शंस में जो पुलिस ने जिन जिन सेक्शंस में रिमांड मांगा था उन सब में जुडिशियल रिमांड दे करके जेल भेज। जो सेक्शंस पुलिस ने लगाए हैं इनमें से किसी भी सेक्शन को प्रूव करने का कोई एविडेंस प्राइमा फेसाई पुलिस के पास आज तक भी नहीं। जो अब सेक्शन बढ़ाए गए हैं उसमें 467, 468, 469 और 471 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई है और इससे पहले जो लगाए गए थे वो 4 सेक्शंस हैं। हमारी बेसिकली 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उम्मेद पहलवान को भेजा गया है। मारपीट का जो वीडियो है उसे गलत तरीके से पेश किया गया। गौरव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है? 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर उम्मेद पहलवान को भेजा गया है, गलत तरीके से वीडियो वायरल किया गया है, क्या कुछ और तमाम ताजा अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला एक वायरल वीडियो का है, जिस वीडियो को उम्मेद पहलवान की तरफ से गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था, उसे वायरल किया गया था, जिसकी वजह से जन सौहार्द बिगड़ने के चांसेस थे और पुलिस ने उसी धाराओं में कार्रवाई की है। लेकिन जब आज उम्मेद पहलवान को कोर्ट में पेश किया गया तो उम्मेद ने कहा कि मुझे जो बयान अब्दुल समद की तरफ से दिया गया था, मैंने केवल उसी बयान को फॉलो किया। फिलहाल उम्मेद जो अब्दुल समद है वो अपने बयानों से परतता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो वकील है उम्मेद पहलवान के, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो एविडेंस आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किए, जो धाराएं पुलिस ने उम्मेद पहलवान पे लगाई, उनसे संबंधित कोई भी एविडेंस उनके पास नहीं है। कल वो सेशन कोर्ट में अपील करेंगे कि उम्मेद को रिहा किया जाए, क्योंकि जो बिल्स जो धाराएं आज लगाई गई हैं और जो धाराएं आज बढ़ाई गई हैं, उनके स्टैंड करने का कोई भी ग्राउंड पुलिस के पास नहीं है। वो धाराएं कहीं से कहीं तक बदती ही नहीं है, ऐसा उनके उम्मेद पहलवान के वकील का कहना है। और पुलिस ने जो तथ्य दिए हैं, जो बात कही है, वो भी पुलिस अभी तक सिद्ध नहीं कर पा रही है। यानी चलिए ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब आपको हम सुनाते हैं आखिर वकील का क्या कुछ कहना है। हमारी बेसिकली ज़िरह इसमें ये थी, जो सेक्शंस पुलिस ने लगा के भेजे हैं, ये सेक्शंस हमारे खिलाफ बनते नहीं हैं। तो हमारे बेसिक आर्ग्यूमेंट्स ये था कि आप इन सेक्शंस में इनको जुडिशियल रिमांड नहीं दे सकते हो, पर कोर्ट ने हमारी बात को नहीं माना और उन सब सेक्शंस में जो पुलिस ने जिन सेक्शंस में रिमांड मांगा था, उन सब में जुडिशियल रिमांड दे करके जेल भेज। जो सेक्शंस पुलिस ने लगाए हैं इनमें से किसी भी सेक्शन को प्रूव करने का कोई एविडेंस प्राइमा फेसाई पुलिस के पास आज तक भी नहीं। जो अब सेक्शन बढ़ाए गए हैं उसमें 467, 468, 469 और 471 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई।
बड़ी खबर की ओर। यूपी में सीएम योगी का 3T फॉर्मूला हिट रहा है। यूपी में 24 घंटे में मिले मात्र 251 नए केस। 2,63,769 लोगों के लिए टेस्ट किए गए थे। यूपी में इस वक्त कोरोना के 4,569 एक्टिव केस हैं। सीएम योगी ने की प्रदेशवासियों से अपील, लापरवाही ना बरतें, कोविड नियमों का पूरी तरह पालन करें। सबके सहयोग से उत्तर प्रदेश बेहतर स्थिति में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कई राज्यों और दुनिया के तमाम हिस्सों में कोविड की हालत चिंताजनक है। कोरोना कमजोर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए मास्क अवश्य पहनें और पूरी सावधानी बरतें। तो 3T प्लान, 3T फॉर्मूला जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, वो हिट रहा है और मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं और साथ ही अपील भी की है देशवासियों से कि बिल्कुल भी इसे ढिलाई में ना लें, ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतें। अलीगढ़ से खबर, जहां सब इंस्पेक्टर आशीष कुमार की बहादुरी देखी गई है। गंग नहर में डूब रहे युवक को जाबाजी से उन्होंने बचाया है। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने आशीष की बहादुरी को सराहा है। प्रशस्ति पत्र और 25,000 की प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया गया। आशीष कुमार ने बचपन में तैराकी सीखी थी, एसएसपी का कहना है। दादो थाने में जाबाज एसआई आशीष कुमार तैनात है और बड़े ही बहादुरी से एक युवक को बचा लिया गया। एक युवक डूब रहा था जिसे बड़े ही बहादुरी से बचा लिया है सब इंस्पेक्टर ने और इनकी तारीफ की जा रही है और इन्हें सम्मानित भी किया गया है। सब इंस्पेक्टर आशीष कुमार की बहादुरी की तस्वीर आप देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर है। आखिर कैसे उन्होंने बचाया है इस युवक को। आशीष कुमार ने बचपन में स्विमिंग सीखी थी और आज ये स्विमिंग उनके काम आई। बड़े ही बहादुरी से उन्होंने इस युवक को बचाया है। आशीष कुमार को सम्मानित किया गया। दादो थाने में तैनात है जाबाज सब इंस्पेक्टर आशीष कुमार। सब इंस्पेक्टर आशीष कुमार की बहादुरी की एक तस्वीर आप देख सकते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया आपको ये तस्वीर दिखा रहा है और इसमें आप देख सकते हैं कि बड़े ही बहादुरी के साथ सब इंस्पेक्टर ने इस युवक को आखिरकार बचा ही लिया। खबर मिर्जापुर से, जहां विंध्याचल मंदिर परिसर में मारपीट हुई है। दर्शन को लेकर भिड़े पुलिस और पंडा। पुलिस वालों ने मिलकर पंडा की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस कर्मियों पर पंडा का आरोप, शनिवार और रविवार को मंदिर बंद रहता है, फिर भी पुलिस वाले अपने परिचित को दर्शन करा रहे हैं। तो पंडा का आरोप है कि शनिवार और रविवार को मंदिर बंद रहते बावजूद इसके पुलिस अपने परिजनों को दर्शन करा रही है, जिसके चलते दोनों के बीच बात नहीं बनी और मारपीट हो गई। तो विंध्याचल परिसर में ही यह मारपीट हुई है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। दर्शन को लेकर पुलिस और पंडा दोनों ही भिड़ गए। मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर है और यहाँ पर काफी प्रसिद्ध मंदिर, इस मंदिर की परिसर में ही दोनों की लड़ाई हुई है। विंध्याचल मंदिर परिसर में मारपीट का मामला सामने आया है। दर्शन को लेकर पुलिस और पंडा भिड़ गए। आसपास के लोगों ने खूब बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं माने। बहुत मुश्किल से दोनों को छुड़ाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। शनिवार और रविवार ये 2 दिन उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है। न धार्मिक स्थल खुलेंगे, न मॉल्स खुलेंगे, न दुकानें खुलेंगी। बावजूद इसके मंदिर को खोला गया और फिर जबरन यहाँ पुलिसकर्मी अपने परिजनों को लेकर आए थे दर्शन कराने के लिए, लेकिन पंडा जब इस बात को लेकर इनकार कर रहे थे तो दोनों के बीच पहले विवाद हुआ और फिर यह विवाद मारपीट में तब्दील हो गई। तो देहरादून से खबर, जहां देवभूमि में भारी बारिश का कहर जारी है। पहाड़ों से मैदानों तक असर दिख रहा है। जी हां, लक्सर के चेकपुरी गांव में 20 से 25 लोग फंसे हैं। नदी के बीच टापू में फंसे होने की सूचना एसडीआरएफ को मिली है।
सेना नायक एसडीआरएफ के निर्देश पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया है। बचाए गए लोगों के चेहरे पर खौफ दिख रहा है। तो तस्वीरें देखिए, न्यूज़ वन इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को बचाया गया है। एसडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है। देहरादून में भारी बारिश लगातार जारी है और ऐसे में वहां के रहने वाले लोगों के लिए ये बारिश आफत बन गई है। लोग मजबूर हैं कि आखिर जाएं तो जाएं कहां। घर बार सब डूब गया है और राहत बचाव कार्य अभी जारी है। इन लोगों को राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। लोग सहम गए हैं, डर गए हैं, क्योंकि ये खौफनाक मंजर इन्होंने कभी देखा नहीं था, ना कभी सोचा था कि पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीलीभीत, बिजनौर, रामपुर, पटना, कानपुर और वाराणसी की तस्वीर, जहां लगातार बारिश जारी है। पीलीभीत में भी आप देख सकते हैं कि हर जगह पानी ही पानी है। बिजनौर में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। रामपुर की भी यही स्थिति है। लेकिन फिलहाल लक्सर की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें लोगों को बचाया जा रहा है। नाव के जरिए एक गांव से दूसरे गांव तक इन्हें पहुंचाया जा रहा है। सुदीप जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है? बहुत परेशान है यहाँ पर लोग, भारी बारिश के चलते राहत बचाव कार्य जारी है। जी देखिए, पहाड़ से लेकर मैदान तक जो भारी बारिश है उसने भारी नुकसान मचाया है। पिथौरागढ़ के दूरस्थ धारचूला के दरामा वैली में अगर ब्रिज गायब हो गया है, 35 गांव का संपर्क टूटा है, जहां पर ये जानना बेहद आवश्यक है, महत्वपूर्ण है कि सामरिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अगर हरिद्वार जिले की बात करें तो लक्सर में घरों तक पानी आया है। लोग पानी के बीच में फंसे, जिनको एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। जी, तो पहाड़ में जो लगातार बारिश हो रही है उससे भारी नुकसान हुआ है। ठीक है। हालांकि अब राज्य सरकार की टीमें जिलेवार आकलन भी कर रही हैं कुल नुकसान का। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।